अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है 7 थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस को डील करती है इन केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होने वाली एनर्जी चेंजेस को डील करती है थर्मोकेमिस्ट्री। इसका दूसरा नाम केमिकल एनर्जेटिक्स भी है। नीचे जो इक्वेशन दी गई है डेल्टा एच, इसे डेल्टा एच से मुराद इंथैल्पी चेंज है। हमारे पास ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी होता है हमारे पास डेल्टा एच होता है वो हमेशा एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, इट मीन्स दैट के हीट रिलीज हुई है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हुई है। इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं इन पर। जैसे कि टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा सब्सटेंस हो ज़रूरी नहीं जितना ज़्यादा सब्सटेंस हो उतना टेम्परेचर होगा। ये हमारे पास सब्सटेंस के ऊपर अमाउंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, जितना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन ऐसी माइक्रोस्कोपिक से मुराद ऑब्जर्वेबल ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो पाथ फ्लोड पर इंडिपेंडेंट है या क्लोज पाथ में जीरो होती है। लेकिन डिपेंड किस पर करती है? दो चीज़ों पर, इनिशियल और फाइनल कंडीशन। आगे पाथ जो भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है। उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन एंथैल्पी गिव्स फॉर एनर्जी, ये सारे के सारे क्या स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल हैं। और होते हैं पाथ फंक्शंस जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हीट या वर्क। फ्रिक्शन की वजह से वर्क लॉस हो जाता है, हमारे पास वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है। तो ये पाथ फंक्शन हैं हमारे पास जो डिपेंड करते हैं पाथ पर। वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, अपनी फिजिक्स की टर्म को फिजिक्स में और केमिस्ट्री की टर्म्स को केमिस्ट्री में अप्लाई कीजिएगा। वहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है इन फिजिक्स चैप्टर है 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जबकि यहाँ पर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, जबकि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। और हीट रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हर चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर स्टडी है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। मैटर और एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर भी की जा सकती है और सिस्टम से ली भी जा सकती है, यानी कि चेंज किया जा सकता है मैटर और एनर्जी को। सिर्फ यही दो चीजें हैं जो क्या होती हैं? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन टू वेज। एनर्जी को सिर्फ दो तरीकों से ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो हीट प्रोवाइड की जाए या तो सिस्टम पर वर्क किया जाए। ये दो चीज़ें हैं जो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। और सिर्फ मैटर और एनर्जी दो चीज़ें हैं हमारे पास जो सिस्टम से ट्रांसफर होती हैं, या टू द सिस्टम ट्रांसफर होती है या फ्रॉम सिस्टम ट्रांसफर होती है। सिस्टम की बात करें तो तीन किस्म के होते हैं। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती हैं। क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्ट नहीं करती। उसके बात करें कि जो चीज़ हमारे ऑब्जर्वेशन नहीं होती उसे सराउंडिंग कहते हैं, और जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो लाइन करती है उसे बाउंड्री कहते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जितनी भी मॉलिक्यूलर एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम अब हमारे पास क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। इट इज़ इननेट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की इननेट से मुराद होता है नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इधर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है, ये दोनों होती हैं। और ये जीरो केल्विन पर जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। क्योंकि जीरो केल्विन पर टेम्परेचर जीरो तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी जीरो। एक्सपेंशन और प्रेशर वाले वर्क को एक्सपेंशन भी कहते हैं। उसकी हमारे पास इक्वेशन बनती है P डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक बहने वाला वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या करती है? फ्लो करती है, उसे कहते हैं हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसके मुताबिक एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द सिस्टम। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व्ड। ये मैथमेटिकल रिलेशन है किसके दरमियान? वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू
इससे मुराद ये है कि जो हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी उससे चेंज होती है, और हमारी हीट जो हम ब्रिंग अबाउट करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और वर्क डन बाय हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है। उसके बाद बात करें हीट इज सप्लाइड एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्यू वी होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्यू पी होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क जीरो हो जाएगा, जो हीट है हमारे पास वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हीट को सप्लाई किया जाए और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि पहले हीट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, अब हीट इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है और वर्क भी डन कर रही है। तो अब क्या होगा, अब हमें ज़्यादा हीट ज़रूरत होगी, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो क्यू पी है इज़ ग्रेटर देन क्यू वी ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम। डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच हमारे पास इंथाल्पी है, चेंज इन इंथाल्पी हमारे पास होती है चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लिक्विड और सॉलिड फेज रिएक्शंस के लिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता, निग्लिजिबल होता है वॉल्यूम चेंज हीट के ऐड करने से। तो हमारे पास जो चेंज इंथाल्पी होती है चेंज इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। गैसियस फेज रिएक्शंस की बात करें तो उसमें हमारे पास डेल्टा एन आर टी आ जाता है, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये जनरल गैस इक्वेशन से लिया गया है हमारे पास। तो डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। बात करें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिन्हें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती उनको चलाने के लिए। ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास जो होते हैं नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उनको चलाने के लिए बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ये अपने आप पर नहीं होते। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास एवापोरेशन ऑफ वाटर है, ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस में शुमार किए जाते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी जरूरत हो, लेकिन फिर वो खुद ब खुद होते चले जाएं। जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल है, एक स्पार्क की एक हमारे पास उसको फ्लेम की ज़रूरत होती है, तो फिर वो खुद ब खुद जलते जाते हैं। हमारे पास कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंथैल्पी की बात करें, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास एटमाइजेशन और हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फॉर्मेशन, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और जो दूसरी एंथैल्पी है प्लीज़ उनको बुक से रीड कर लीजिएगा, उनकी एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.4 होती है। इनके यूनिट्स हमेशा हमारे पास कहाँ के यूनिट्स हमारे पास किलो जूल पर मोल में होते हैं अवेलेबल, और हम इनको किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं, और इनकी कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास 1 atm प्रेशर होता है। याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन होते हैं हमारे पास कंडीशन। बाकी इनकी डेफिनेशन बुक में दी गई हैं, वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और उनके एग्जांपल्स को मत भूलिएगा प्लीज़, उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी की बात करें तो दो तरीके हैं, ग्लास कैलोरीमीटर और हमारे पास बूम कैलोरीमीटर आते हैं। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल मेथड है वो कैलोरीमीटर है एंथैल्पी मेजरमेंट की, और जो हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड है वो हेसिस लॉ है। पहले ग्लास कैलोरीमीटर की बात करें तो ओपन सिस्टम है, कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो स्मॉल हीट चेंजेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम ग्लास कैलोरीमीटर से फाइंड करते हैं। बोम कैलोरीमीटर क्या करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ग्लास कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है, ओपन सिस्टम है। बोम कैलोरीमीटर क्लोज सिस्टम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, स्टील का बना होता है। और भी इसके मुतालिक एमसीक्यूज हैं, इसको ज़रूर बुक से रीड आउट कर लीजिएगा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं नोमिनेट कर रहा हूँ, आप उनको याद रख लीजिएगा। 20 atm प्रेशर रिक्वायर्ड होता है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने के लिए बूम कैलोरीमीटर में। बूम कैलोरीमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन किन किन चीज़ों की, फूड की, फ्यूल की एंड एटसेट्रा।
अब हमारे पास क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम कैलोरीमीटर से डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्टेबल साइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोई रिएक्शन, बहुत से रिएक्शन स्टेबल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, तो उनकी डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, साइड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और कोटिंग फॉर्मिंग सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिना कोटिंग बनाती है, तो उनकी भी हम एंथैल्पी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम किसका सहारा लेते हैं, हेसिस लॉ का लेते हैं। उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन ग्लास किलोमीटर का फार्मूला बताता चलूँ, MS डेल्टा T स्पेसिफिक हीट है हमारे पास ऐसे यहाँ पे, और बॉम कैलोरीमीटर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं Q C डेल्टा T। सी हमारे पास अकेला हीट कैपेसिटी, खाली हीट कैपेसिटी है, ये हमारे पास M क्रॉस S से आता है। उसके बाद बात करें हेसिस लॉ की, तो हेसिस लॉ क्या है? ये थ्योरेटिकल मेथड है, एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। समेशन ऑफ एंथैल्पी इन साइक्लिक प्रोसेस जीरो होती है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि पाथ जो भी हम ज्वाइन करें हमारे पास क्या होता है, एंथैल्पी सेम आती है। डेल्टा साइक्लिक सिग्मा डेल्टा साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो। इस बुनियाद के जितने भी एंथैल्पी हैं साइक्लिक प्रोसेस में, जब उनको एड अप करेंगे तो हमारे पास जीरो के इक्वल आएंगे। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा H हमारे पास डेल्टा H1, H2, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 है। डेल्टा H डायरेक्ट है, जबकि जो हमारे पास दूसरे 3 स्टेप्स हैं, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिनमें डेल्टा H 3 स्टेप्स मिलकर एक स्टेप को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे ऐसे लिखा है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, जो कि नीचे की डायग्राम से हमारे पास बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसके बाद बोर्न हाइबर साइकिल की बात करें, बोर्न हाइबर साइकिल हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। इसे इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के लिए। हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है Na और Cl, जो डायरेक्ट रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन अगर उनको आयंस में, अप्रोप्रिएट आयंस में, गैसेस आयंस में कन्वर्ट किया जाए, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ X कह रहे हैं, और फिर हम लैटिस उसको हम क्या करें, कंबाइन करें और NaCl बनाएं, तो उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके गैसेस आयन से क्या करते हैं, रिएक्ट करवा के गैस किसी भी आयनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं उसके गैसियस साइन से। तो डेल्टा हमारे पास ये फार्मूले दिए हैं, डेल्टा HL लैटिस एनर्जी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H होगी। और जबकि हमारे पास डेल्टा H क्या होगी, पहले हम Na को एटोमाइज करेंगे, उसके एटम में कन्वर्ट करेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो ऑब्जॉर्ब होती है जब हम किसी भी कंपाउंड को या एलिमेंट को उसके एटम में कन्वर्ट करते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास Na की, उसको ऐड करेंगे उसमें, फिर एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl लेंगे, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेंगे। उन सब का सम ऑफ हमारे पास डेल्टा X होगा, और इसी से हमारे पास क्या आएगी, लैटिस एनर्जी। NaCl की लैटिस एनर्जी -787 किलो जूल पर मोल है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अभी के लिए चैप्टर खत्म हुआ, और अगले नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।